पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं एनाइसोट्रॉपिक। इसको एक स्ट्रक्चर के थ्रू भी समझ लेते हैं। ये मान लीजिए मेरे पास एक क्रिस्टल है, ठीक है, इसके अंदर एटम्स जो हैं इस तरीके से अरेंज्ड हैं। अब यहां पर क्या है, यहां पर जो मेरे पास एटम्स हैं वो इस तरीके से अरेंज्ड हैं। सो यहां पर इसकी जो वैल्यू है वेव के अंदर, लैम्डा के अंदर, यहां पर इसकी कुछ वैल्यू है λ1 एंड ये इस तरीके से भी हो सकते हैं अरेंज्ड, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। एंड एक डायरेक्शन इनकी आती है ये वाली, ठीक है, डॉटेड जो मैंने शो की है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो है 1 2 3 से यहाँ पर हमारे 3 एटम्स जो हैं वो अरेंज्ड हैं, ठीक है। और मान लीजिए आपके 5 एटम्स ही अरेंज्ड होंगे अगर हम इधर साइड में करेंगे तो, ठीक है। सो 5 एटम्स मान लीजिए आपके अरेंज्ड हैं। सो ये यहाँ पर जो आपका निकल के आया है वैल्यू वो λ2 आया है, ठीक है। ये वाली जो अरेंजमेंट है वो एकदम सही है, एक ही डायरेक्शन के अंदर है। यहाँ पर अगर हम देखें, क्योंकि यहाँ पर जो है ये टाइटली हेल्ड है, मतलब इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है। एंड यहाँ पर जो अब हम चलेंगे सो यहाँ पर हमारे पास बीच में आ जाती है स्पेस, और ये जो खाली स्पेस है इनको हम बोलते हैं वॉइड्स, ठीक है। और आपकी यहाँ पर जो लैम्डाज में वैल्यू आ रही है, यहाँ पर जो लैम्डाज में वैल्यू आएगी वो λ1 कुछ x आएगी एंड λ2 कुछ y आएगी। सो ये जो वैल्यूज हैं ये आपकी सेम नहीं रहने वाली, यानी λ1 इज नॉट इक्वल टू λ2। हालांकि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसका मतलब कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहने वाला है, बट यहाँ पर जो λ1 और λ2 की जो वैल्यूज आएंगी वो हमारी डिफरेंट आएंगी। सो λ1 इज नॉट इक्वल टू λ2। सो यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो हमारी डिफरेंट होती है जब हम डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर मूव करते हैं। एंड इन केस ऑफ आइसोट्रोपिक अमॉर्फस सॉलिड्स हमारे पास वैल्यूज जो है वो सेम आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है लैटिस स्पेस और स्पेस लैटिस। ये क्या होते हैं? ये इमेजिनरी पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। ये हाइपोथेटिकल अरेंजमेंट होता है जिसके अंदर हमारे पास हम इमेजिनरी पॉइंट्स लेकर चलते हैं। एंड ये जो पॉइंट्स होते हैं ये रेगुलर और पीरियोडिक मैनर के अंदर होते हैं, ठीक है, जैसे कि इसके अंदर दिख ही रहा है। सो यहाँ पर ये जो पॉइंट्स हैं ये हमारे इमेजिनरी पॉइंट्स हैं, ये हम इमेजिन करके चलते हैं। एंड ये जो पॉइंट्स है ये एक ही पॉइंट ये रेगुलर मैनर के अंदर होता है, ठीक है। और ये एक हाइपोथेटिकल अरेंजमेंट होता है, और इनकी जो रेंज है यानी लैटिस और स्पेस लैटिस जो कि हमारे पास हाइपोथेटिकल अरेंजमेंट है एंड जो कि हमारे पास इमेजिनरी पॉइंट्स हैं, इनकी जो रेंज है वो इन्फिनिटी होती है, ठीक है। ये हमारे पास जो मैंने बनाया है ये लैटिस इन 2 डायमेंशन है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेसिस क्या होते हैं। सो बेसिस रिप्रेजेंट एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है। बेसिस जो है वो एक एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास ये जो बेसिस हैं और लैटिस हैं ये हमारे किस काम आते हैं? ये जो लैटिस और बेसिस मिल करके हमारे पास एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजिनरी पॉइंट्स ऑफ लैटिस विद बेसिस फ्रॉम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। सो यहाँ पर जो लैटिस स्पेस है यानी ये इमेजिनरी पॉइंट्स है, इनके ऊपर जब हम ग्रुप ऑफ एटम्स और एटम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हमारे पास एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है। सो क्रिस्टल स्ट्रक्चर इक्वल टू लैटिस प्लस बेसिस। जैसे कि इस पिक्चर के अंदर है, लैटिस है इमेजिनरी पॉइंट्स प्लस बेसिस, ये मान लीजिए कोई भी एक एटम है। एंड जब हम इनको बेसिस को लैटिस के ऊपर अप्लाई करेंगे, लैटिस के ऊपर जब हम इनको रखेंगे अरेंजमेंट के अंदर, तो ये हमारे पास एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाएगा। नेक्स्ट अब हमें ये पता चल गया क्या क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे बनता है, लैटिस क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं। तो बात आती है क्रिस्टलोग्राफी की, कि क्रिस्टलोग्राफी क्या होता है। क्रिस्टलोग्राफी क्या होता है? स्टडी ऑफ ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल होता है, यानी कि ज्योमेट्री, क्रिस्टल की ज्योमेट्री या फिर क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो वो आपका क्रिस्टलोग्राफी हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है यूनिट सेल का।
सो यूनिट सेल क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रिस्टल। जो हमारे पास क्रिस्टल की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसे हम यूनिट सेल बोलते हैं, ठीक है। विच इज ऑन कंटिन्यूस रिपीटेशन कैन जनरेट द होल क्रिस्टल। यानी कि जो हमारे पास यूनिट सेल है, यूनिट सेल होता क्या है कि क्रिस्टल की सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो हमारी यूनिट सेल होती है, और जब हम उस यूनिट सेल को रिपीट करते हैं तो हमारे पास वो पूरा का पूरा एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर जनरेट हो जाता है। सो वो हमारा यूनिट सेल होता है। अब यूनिट सेल को चूज करने के जो मेथड्स हैं वो यूनिक हैं, वो यूनिक नहीं है, ठीक है। जो हमारे पास यूनिट सेल जब हम चूज करते हैं तो उसका जो मेथड है वो यूनिक नहीं है, हम कोई भी यूनिट सेल चूज कर सकते हैं। जैसे कि इस लैटिस के अंदर मैं अगर ओनली इस एक को चूज कर लूं, इस एक लैटिस प्लस बेसिस को, तो इससे मेरा पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका लैटिस का, ठीक है, क्रिस्टल का ये पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। और या फिर मैं ये वाला स्क्वायर ले लेती हूँ, सो यही मेरा पूरा पैटर्न अगर मैं फॉलो करूँ तो ये मेरा बन जाएगा एक क्रिस्टल, ठीक है। अगर मैं ये वाला जो पूरा स्ट्रक्चर है ये अगर मैं फॉलो करती हूँ तो मेरे पास एक पूरा क्रिस्टल तैयार हो जाता है, जनरेट हो जाता है। नेक्स्ट, अगर अब मैं ये वाला अगर पूरा इसके अंदर 6 जो है ये मैंने ले लिए पॉइंट्स, सो यहाँ पर क्या है, मैं अगर इसी ट्रेंड को अगर फॉलो करती हूँ तो मेरे पास एक फिर से एक पूरा क्रिस्टल जो है वो जनरेट हो जाता है, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ यूनिट सेल की बात कर लेते हैं। अब टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के अंदर जो यूनिट सेल के टाइप्स है ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। देख लेते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स कौन से होते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल्स जिसके अंदर इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट जो होते हैं सेल के वो 1 रहते हैं। जैसे कि अब ये एक लैटिस है, स्पेस लैटिस है विद बेसिस, यानी ये पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर मैं अगर ये एक पॉइंट लूं और इनको ज्वाइन कर दूं, ठीक है, अगर मैं ये एक यूनिट सेल लेती हूं, ये स्क्वायर, ठीक है, सो इसके अंदर एक जो ये है इसका एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है हमारे पास, ये है 1/4 एंड यहां पर हमारे पास कितने हैं 4 है, 1/4 इंटू 4, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 4 एटम्स है और एक एटम का कंट्रीब्यूशन 1/4 है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, यानी कि इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितना हो जाएगा पर यूनिट सेल 1 हो जाएगा। सो जब हमारे पास जो इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स पर यूनिट सेल 1 आ जाता है तो वो हमारे पास हो जाते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। और अगर आप दूसरा केस लो, अगर मैं एक ये वाला सेल लेती हूँ यूनिट सेल, तो इसका पूरे का कंट्रीब्यूशन कितना है 1, सो इसका मतलब ये भी एक प्रिमिटिव यूनिट सेल है, ठीक है। नेक्स्ट जो है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, वो कौन से होते हैं। अगर मान लीजिए मैं सेम यही स्ट्रक्चर लेती हूँ स्क्वायर वाला केस, एंड इसके अंदर आप देखिए एक का कंट्रीब्यूशन कितना है 1/4 और कितने हैं कॉर्नर्स के ऊपर, ओनली कॉर्नर्स की बात कर रही हूँ 4 है, प्लस और एक इसके सेंटर के अंदर है 1, सो यानी कि ये कैंसिल होकर 1 + 1 बन जाते हैं 2, सो यानी कि यहाँ पर जो इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट है पर यूनिट सेल वो 1 के इक्वल नहीं आता, वो 1 से ज्यादा या 1 से कम आता है, सो वो हमारे नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल बन जाते हैं। नेक्स्ट जो है कि क्रिस्टल लैटिस इन 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन, जब हम क्रिस्टल लैटिस की स्टडी करते हैं इन 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, तो ये जो हमें कंसेप्ट दिया है क्रिस्टल लैटिस इन 2D एंड 3D वो दिया था ब्रेवियस ने, एंड उसी की को ही हम बोलते हैं ब्रेविस लैटिस। सो हम इसको नाम देते हैं ब्रेविस लैटिस। ये क्या होता है, रिप्रेजेंट द आइडेंटिकल सराउंडिंग अराउंड एनी इमेजिनरी पॉइंट, ये किसी भी इमेजिनरी पॉइंट के अराउंड आइडेंटिकल सराउंडिंग जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ब्रेविस इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ स्पेस लैटिस 3D, स्पेस लैटिस किसके अंदर होता है 3 डायमेंशन में होता है, एंड 2D लैटिस।
सो ब्रेविस ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था हमारे पास कंसेप्ट ऑफ स्पेस लैटिस एंड 2D लैटिस। और ये क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट द आइडेंटिकल सराउंडिंग अराउंड एनी इमेजिनरी पॉइंट, यानी कि एक आइडेंटिकल सराउंडिंग्स जो हैं इमेजिनरी पॉइंट्स के अराउंड वो हमें बताते हैं, इससे हम उसका जो पूरे क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर है वो बना सकते हैं। ठीक है, 2D लैटिस के अंदर हमारे पास 5 स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड 3D लैटिस के अंदर हमारे पास 14 होते हैं। सो सबसे पहले 2D के अंदर देख लेते हैं। सो 2D लैटिस के अंदर सबसे पहली जो शेप आती है वो है ऑब्लिक शेप। इसके अंदर ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी। यहाँ पर 2 पैरामीटर्स लेते हैं हम, एक तो ए लेंथ और एक बी लेंथ लेते हैं, और एक लेते हैं हम एंगल, ओनली 1 ही एंगल लेते हैं हम। सो ऑब्लिक के अंदर क्या होता है, जो आपकी एक साइड है वो दूसरी साइड के इक्वल नहीं होती, और जो आपका एंगल है वो भी 4 साइड्स का इक्वल नहीं होता। सो ऑब्लिक के अंदर क्या होता है, ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर एंड गामा जो होता है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता, और शेप जो है वो इसकी इस टाइप की होती है। सेकेंड जो पॉइंट है 2D लैटिस के अंदर वो है स्क्वायर का। स्क्वायर के अंदर क्या होता है, आपकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सो यानी कि ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर होगा, एंड जो एंगल्स हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। सभी एंगल्स आपके 90 डिग्री के होते हैं। सो स्क्वायर के अंदर ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर एंड गामा इक्वल टू 90 डिग्री, एंड ये इसकी शेप होती है। थर्ड जो पॉइंट है वो है रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर के अंदर 2 टाइप के होते हैं, रेक्टेंगुलर ब्रेविस लैटिस, ये 2 टाइप्स के होते हैं, रेक्टेंगुलर प्रिमिटिव एंड रेक्टेंगुलर नॉन प्रिमिटिव। सो पहले प्रिमिटिव देख लेते हैं। प्रिमिटिव वो होते हैं जिनका हमने देखा इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल जो होता है वो 1 होता है। रेक्टेंगुलर की शेप जो होती है वो ये होती है, ए जो है वो बी के इक्वल नहीं होता, बट एंगल्स जो है वो सारे सेम रहते हैं। अब जब ये रेक्टेंगल कॉर्नर्स के पॉइंट्स के ऊपर बने, ये जो रेक्टेंगुलर है ये अगर कॉर्नर्स के ऊपर बनता है, रीच के अंदर कोई भी पॉइंट नहीं आता, तो वो आपका रेक्टेंगुलर प्रिमिटिव होता है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो जाता है, इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल वो हमारे पास 1 बन जाता है कॉर्नर्स के ऊपर। सो ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर एंड गामा जो है वो आपका 90 डिग्री के इक्वल होता है। नेक्स्ट जो है इसका वो है रेक्टेंगुलर नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है कि जिसके अंदर आपका इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल 1 नहीं होता, या तो 1 से ज्यादा होगा या 1 से कम होगा। सो यहाँ पर देखिए कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे, एंड इसके सेंटर के अंदर भी हमारे पास एक पॉइंट होगा। ठीक है, नाउ ये कॉर्नर्स के ऊपर इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/4 एक कॉर्नर का, एंड टोटल कॉर्नर्स कितने हैं, 1 2 3 4 कॉर्नर्स है, 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 4 वो हमारे पास 1 आ जाता है, प्लस एक जो हमारे पास पूरा सेंटर के अंदर है तो वो एक पूरा प्लस होगा, सो +1, सो 1 + 1 2 हो जाएगा। यहाँ पर सेम ही है कि ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर, और जो आपका गामा होगा वो आपका 90 डिग्री के इक्वल होगा। नेक्स्ट है हेक्सागोनल। सो हेक्सागोनल के अंदर क्या है, आपका जो गामा है वो 120 डिग्री होता है, एंड ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों इक्वल होते हैं, और जो गामा है ये आपका होता है इंटरफेशियल एंगल। गामा को हम इंटरफेशियल एंगल बोलते हैं, इतना हम पढ़कर आए हैं। सो इसके अंदर जो गामा है आपके सभी के अंदर वो इंटरफेशियल एंगल होता है। हेक्सागोनल के अंदर गामा जो है वो 120 डिग्री होता है, और ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के इक्वल होता है। इसकी शेप को अब डिस्कस कर लेते हैं। सो इसकी जो शेप होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। ये मान लीजिए आपके पास ए वेक्टर है और ये आपके पास बी वेक्टर है, और यहाँ का जो एंगल है गामा वो आपका होता है 120 डिग्री, एंड ये जो ए वेक्टर और बी वेक्टर होते हैं ये दोनों इक्वल होते हैं। नेक्स्ट जो है 3D के अंदर हमारे पास 3D ब्रेविस लैटिस के अंदर हमारे पास 14 लैटिस होते हैं, जिसमें से मेन होते हैं 7। मेन हमारे पास 7 लैटिस होते हैं और बाकी सब इनकी टाइप्स होती है, तो वो मिलकर 14 हमारे पास लैटिस बन जाते हैं। ठीक है, ये मैंने डिवाइड किया हुआ है सिस्टम, फिर टाइप्स ऑफ ब्रेविस लैटिस एंड देन सिंबल एंड देन पैरामीटर से। सो यहाँ पर जो क्यूबिक है, सबसे पहला जो सिस्टम आता है हमारे पास क्यूबिक सिस्टम आता है। इसके 3 टाइप्स है फर्दर।
एक तो है सिंपल, देन बॉडी सेंटर्ड एंड देन फेस सेंटर्ड। सिंपल को हम डिनोट करते हैं P सिंबल से, बॉडी सेंटर्ड को I से एंड फेस सेंटर्ड को F से डिनोट करते हैं। एंड जब अगर आपको बेस सेंटर्ड पूछ लिया जाए तो उसको आप B से डिनोट करोगे। ये हम आगे पढ़ने वाले हैं।